जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ जिन संगत जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, सत्संग थोड़ा सा लंबा है संगत जी, पर सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अजय कुमार अदिवाल है। मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि अभी भी हमारी अर्थ पर परमपिता परमात्मा रहते हैं, जिनको मेरे पूरे जानने से पहले समस्त संसार पूज रहा है। गुरुजी ने से जुड़ने के बाद जैसे हर इंसान अपना शुक्राना सत्संग सुनाता है, ठीक ऐसे ही मेरी भी एक कहानी है, जो कि मैं शुक्राना सत्संग के रूप में आज आपको सुना रहा हूँ। कुछ भी लिखने से पहले मैं आप सब संगत से और गुरु जी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कहानी में आपको बहुत सी बातें ऐसी सुनने को मिलेंगी जो शायद मुझे बाद में माफ़ी मांगने का मौका ना दें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में मुझे मेरे दूर के भैया भाभी से पता चला। वो राखी का दिन था, जो अभी पिछले साल को 2023 में थी। मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ उनके घर गया था। जब हम उन सब के साथ राखी का फेस्टिवल मना रहे थे, तब भाभी ने मेरे सामने पहली बार गुरु जी का जिक्र किया और उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जारी रखा। तभी भैया बीच में बोले, गुरु जी की तारीफ करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गुरु जी के बारे में बताया। मैंने उनकी बातों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे माफ़ करना गुरु जी और मेरी प्यारी संगत जी, मैं बाबा लोगों को नहीं मानता। तभी भाभी ने नोटिस किया मैं बोर हो रहा हूँ। फिर भाभी एक लाइन बोलती है, जिसे सुन मैं थोड़ा सा ध्यान उनकी बातों में देने लगा। भाभी ने कहा, गुरुजी कहते हैं, आप जिस भी भगवान को, देवी देवता को, अपने कुल के इष्ट को मानते हो, उन्हें मानते रहो। मैं आपको उन्हीं उन्हीं में मिल जाऊंगा। मुझे उनकी यह बात थोड़ी सी ठीक लगी। फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी अब समाधि ले चुके हैं। वो अब हमारे बीच में फिजिकल नहीं है। ये सुन मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। मैं अपनी गहरी सोच में डूब गया और सोचता रहा कि मार्केट में न जाने कितने बाबा हैं, कितने ही अच्छे हैं, जो लोगों को ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, और कितने ही बुरे हैं जो अपने मतलब के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरी प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करें ना, मैं ऐसा बोला, पर ऐसा मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आज के कलयुग समय में सच है। भैया और भाभी मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को गुरुजी के चमत्कार के बारे में बताते रहे और मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। फिर भैया ने गुरुजी का एक वीडियो दिखाया।
मैंने वो वीडियो अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। भैया का कहना है कि गुरुजी ज़मीन पर नहीं चलते, उन्हें उनके पैर हवा में रहते हैं। मेरे लिए यह यकीन करना आसान नहीं था। तभी भैया ने मुझे कहा, अजय सत्संग सुन गुरुजी के। संगत जी, मैंने अपने मन में तभी सोच लिया था कि मेरे पास तो टाइम नहीं है कहीं भी जाके सत्संग सुनने का, और मेरी एक्टिवा में इतना पेट्रोल, मीन्स मैं तो नहीं जाऊंगा सत्संग सुनने। संगत जी, मैंने इन मैं इन दिनों बेरोजगार था। तकरीबन 2 साल से जॉबलेस था। मेरी शादी हो चुकी है और मेरा 2 साल का बेटा है। हमारे घर का खर्चा मेरे पापा उठा रहे हैं। जहाँ मुझे उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी थी, वहाँ वो मेरा बेटे तक का खर्चा उठा रहे हैं। यह सब सोच मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं अपने पापा के सामने पूरा करना चाहता हूँ। मैं उनके सपने पूरे करना चाहता हूँ। अपनी वाइफ को खुद पर प्राउड फील करवाना चाहता हूँ और बेटे को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। पर इन सब के बीच में मैं अपनी भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। संगत जी, आज मेरी एज 32 हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ के 10 साल एक ऐसी फील्ड में निकाल दिए जिसने मुझे नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया। जवानी के उस मोड़ पर मैं बिल्कुल नहीं समझा था कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। ऐसे में मैंने नेटवर्क मार्केट का प्लान देखा और उसमें मैंने दिन रात एक कर दी। अपनी मेहनत के हिसाब से मैंने पैसे तो कमाए पर कभी जोड़ नहीं सका, क्योंकि मुझे पैसे को जोड़ने और इन्वेस्ट करना कंपनी वालों ने नहीं सिखाया। वो उल्टा दोबारा इन्वेस्ट करा देते थे और ऐसे ही करते करते मैं अंधा होकर दिन रात मेहनत करता रहा, जब कि मेरे यह फैसला बिल्कुल गलत था। मैं आज भी यही सोच अपने आप को बहुत गलत बोलता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे कीमती 10 साल बर्बाद कर दिए, जो कि कभी भी वापस नहीं आएंगे। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अपने लिए कभी सही फैसला नहीं लिया। अब मुझे कहाँ कुछ पता था कि सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना होता है, तब इंसान ना चाहते हुए भी उनकी तरफ चल पड़ता है। अब जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, भैया ने मेरी तरफ देखा और बोले, अजय तू सत्संग सुन ने जाया कर गुरुजी की। अब भैया ने मुझे इतनी लाइन कही थी कि मेरा मन में आ गया, मैं किसी भी बाबा के पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, और वो भी स्पेशल सत्संग सुनने। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फिर धीरे धीरे उनकी बातें आगे बढ़ी और मैं भी वहीं लेटा उनकी सब बातें सुनता रहा। कभी मैं बोर हो रहा था तो कभी मैं हल्का हल्का इंटरेस्ट ले रहा था, पर ये कंफर्म था मैं 100% किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। संगत जी, माफ़ करना मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं सब अपने मन से सच लिख रहा हूँ। मेरा ऐसा फील करने या फिर ऐसा सोचने के पीछे कुछ करना है। मैं आपको कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मेरा पास्ट है कि कुछ ऐसा आज मैं अपनी लाइफ में जहाँ भी खड़ा हूँ, वो सब मेरे खुद के डिसीजंस की वजह से है। मैं कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता कि आज मैं जहाँ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अब जो भी हूँ मेरे ही डिसीजंस की वजह से है। जिस उम्र में लड़के अपना करियर का सोचते हैं,
उस उम्र में मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है, और ना ही मेरी फैमिली को पता था कि मेरी लाइफ मेरे लिए कौन सी लाइन अच्छी है। मैं छोटी एज से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। ऐसे नहीं कि मैंने स्कूल टाइम में मैंने स्पोर्ट्स में जाने का मन बनाया। 6 क्लास में स्कूल टीम में हॉकी खेलने लगा। अब सुबह स्कूल और इवनिंग टाइम में हॉकी, और ऐसे मैं जॉब से दूर हो गया। जब मैं 10th 12th क्लास में था तब मैंने रेगुलर जॉब की। टॉय शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता था। इसी के साथ हॉकी में मॉर्निंग टाइम खेलने जाता था। जिस दिन मैं कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ भी हॉकी ज्वाइन की, और मुझे स्पोर्ट्स प्लेयर का टैग मिला। इसमें मुझे कॉलेज में क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ पेपर देने जाना था या फिर मेस में खाना खाने। कॉलेज टाइम के दौरान मेरा एक फ्रेंड मुझे किसी प्रोग्राम में ले गया। उस प्रोग्राम में बहुत लोग थे, सब क्लैपिंग कर रहे थे। एक के बाद एक पर्सन स्टेज पर आ रहा था और अपनी स्टोरी बता रहा था। ऐसे ही एक पर्सन लास्ट में आते हैं और अपनी इनकम लाख रुपए से भी ज़्यादा एक वीक में बताते हैं। मैं उनकी स्पीच सुन फुल मोटिवेट हो गया। मैंने अब सोच लिया कि जो भी है बस यही है, यही काम करना है, और मैं भी इस पर्सन की तरह बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। प्रोग्राम के ख़त्म होने पर मैंने अपने फ्रेंड को बोला मैंने इस लाइन को ज्वाइन करना है। उसने मुझे अपने सीनियर से मिलवाया और मेरा फॉर्म फिल किया। मुझे नहीं पता था कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं। अब मेरे पास पैसे तो नहीं थे, तो जो मेरा फ्रेंड था उसने मेरे पैसे अपने सीनियर को दे दिए। इस तरह से मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी फ्रेंड को बीट कर दिया, जो कि मेरा सीनियर भी था। वो अब इस जलन में काम छोड़ गया कि मैं कैसे उससे आगे निकल गया, क्योंकि अब सब लोगों का फोकस मैं बन गया था। अब सीनियर मेरी तरफ आकर्षित हो गए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जो कि चंडीगढ़ में था। मुझे स्टेज पर बुलाया गया और मुझे स्टेज पर मेडल मिला। मैं उस मेडल से बहुत मोटिवेट हुआ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ऐसी लाइन में अपना करियर बनाऊंगा। संगत जी, ये बात है 2012 की, और आज 1 मई 2024 को मैं सत्संग लिख रहा हूँ। मैंने पूरे 10 साल तक इसी लाइन में काम किया, पैसे कमाए और खूब उड़ाए। मैं उन लोगों की संगत में था, उन लोगों ने मुझे कभी पैसा जोड़ना नहीं सिखाया। मैंने पैसे कमाता था और फिर सारे पैसे आने वाले प्रोग्राम में, ट्रैवलिंग में और जो मेरी टीम होती थी उन पर खर्च कर देता था। संगत जी, तब तक मेरे पास पैसे ही नहीं थे जब मैं अपनी ये वाली कमाई कभी भी घर नहीं दी, क्योंकि घर पर पैसे देने तक मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मेरे सीनियर वापस मेरी कमाई दोबारा से इन्वेस्ट करवा देते थे। बचा 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 ही नहीं था कुछ भी। संगत जी, टेक बिजनेस और भाड़े बढ़े। संगत जी, मेरा माइंड भी इस तरह से वॉश आउट हो गया था कि मानो जैसे मैं इन लोगों का गुलाम टाइप बन गया था। जो ये बोलते थे वही मैं करता था। संगत जी, जब मैंने इस लाइन में 26 लाख रुपीस डुबोए, तब कहीं जाकर मैंने इस लाइन को से दूर हुआ, और जीरो इस में मुझे 3 साल लग गए, ये सोचते हुए कि 3 साल में मैंने 26 लाख
कवर कर लूँगा। संगत जी, 26 लाख सारे मेरे नहीं थे। हम 3 लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट किए थे 26 लाख, जिसमें से कुछ लाख मेरे फ्रेंड के और कुछ मेरे और सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड के फूफा जी के थे। संगत जी, न जाने मैंने कैसे कर्म किए थे कि बस ये दोनों मेरे पीछे नहीं पड़े। आपने अपने पैसे वापस मांगने के लिए, नहीं तो संगत जी लोग घर पर आकर बैठ जाते हैं, हमारे पैसे दो। और यह तो 26 लाख रुपए थे। अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता तो शायद मैं सुसाइड कर लेता, पर ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। संगत जी, 2020 में मेरी शादी हुई। मैं इस समय भी इसी लाइन में था। मेरी वाइफ मेरे एक प्रोग्राम में आई, मुझे स्टेज पर बुलाया और बहुत सम्मान दिया गया मुझे, लेकिन मुझे वो सम्मान नहीं, अप, अपने खोए हुए 26 लाख पूरे करने थे जो कि नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इस लाइन से पीछे हटने का मन बनाया। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, यह भी चंडीगढ़ में था। इस प्रोग्राम में मैं स्टेज पर रैप भी किया, जो कि मैंने पिछले पिछले पहले कभी नहीं किया था और कई सालों से सोच रहा था करूँगा। वो फाइनली मैंने इस प्रोग्राम में किया। वो वीडियो मेरी FB आईडी पर आज भी है, फिर यूट्यूब आईडी में आज भी होगा। और ये प्रोग्राम मेरा लास्ट प्रोग्राम था, क्योंकि मेरे ताई जी एक्सपायर हो गई थी और उनका बेटा मेरा बड़ा भाई अब अकेला रह गया था। हमारे अलावा उसका कोई नहीं था अब। उस प्रोग्राम के बाद जब यह घटना घटी, तब मैंने उस लाइन से धीरे धीरे दूर जाने का निर्णय लिया, क्योंकि संगत जी इस लाइन हमें डेली एक्टिव रहना होता है। हम एक्टिव तो हमारी टीम एक्टिव, हम डाउन तो हमारी टीम डाउन। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अब हार्डवेयर की सभी क्रियाओं में बिजी हो गया और किसी सीनियर का भी फोन पिक नहीं कर रहा था। जब मैं डिलीवरी का टाइम आया तो संगत जी, जब मैं यहाँ से फ्री हुआ तो कुछ टाइम में मेरी सबसे बड़ी सिस्टर, जो कि माँ बनने वाली थी, उनका डिलीवरी का टाइम आ गया था। संगत जी, मेरी सिस मेरे साथ ही रहती थी। उनके हस्बैंड काम करने के लिए कई मंथ तक बाहर जाते थे और उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर और मेरी वाइफ पर आ गई थी। मेरे पापा भी हमारी पूरी मदद कर रहे थे। मैं इस समय तक जॉब करने लगा था। ये बात है 2021-22 की है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम पूरी तरह से छोड़ चुका था। संगत जी, 1 जनवरी 2022 मेरी बेटी के पैदा होने के बाद, तब तक संगत जी मैंने अपना घर ठीक करवा लिया था। न्यू पल्सर, न्यू बिजली वर्क, न्यू प्लम्बिंग, न्यू बाथरूम और न्यू किचन। संगत जी, ये सब मैं जॉब के से ही कर पाया था। अपनी उस पूरी लाइन में जहाँ मैंने अपनी लाइफ के 10 साल से ज़्यादा का समय दिया, वह मैं अपनी फैमिली और घर के लिए कुछ नहीं कर पाया। और आज 7 मई 2024 को मैं अपने पिछले बीते हुए सारे साल के बारे में सोचता हूँ। संगत जी, मुझे खुद पर अब गुस्सा आता है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी लाइफ जो भी अभी तक जी थी है, सब बर्बाद की है। इस समय मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं अब जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन दिन रात अब भी मैं अपने आप को कोसता हूँ कि ये क्यों नहीं सही समय पर नहीं संभाला।
मेरे सन के जन्म के 6 मंथ बाद संगत जी मैं जॉबलेस हो गया और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय तक फ्री रहा। सारा दिन घर पर पड़े-पड़े खुद को कोसना, डिप्रेशन में जाना, वाइफ से लड़ना, बहुत ज़्यादा लड़ना, संगत जी बहुत ही ज़्यादा लड़ना। वो भी बेचारी कब तक मेरी इस लड़ाई को सह पाती। वो फिर अपने घर चली गई और मैं फिर अपने आप को तकलीफ देता रहा। संगत जी, मैं खुद पर गुस्सा होने के लिए भी ज़ाया जायज़ है कि मैं इन बीते हुए कई सालों में कुछ सीखा ही नहीं, जो कि मेरे आज में काम आए। ना मैंने अपनी स्टडी पूरी की, ना मैंने कोई कोर्स किया, ना मैंने कंप्यूटर का बेसिक सीखा, ना ही मैंने किसी समझदार इंसान से बात सुनी। बस अपनी लाइफ को बर्बाद करता चला गया। आज बहुत पछतावा होता है। जब मैं कहीं जॉब ढूँढने जाता हूँ, तो मुझे यही समझ नहीं आता कि मेरी मेरी ताकत क्या है? मैं किस लाइन में जाकर मेहनत करूँ और कामयाब हो सकूँ? संगत जी, मैं बहुत परेशान रहने लगा। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया। पैसों की मदद मेरे पापा से कभी नहीं ली, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। वो घर का खर्चा चला रहे हैं, मेरे बेटे का और मेरी वाइफ का खर्चा भी उठा रहे हैं और मैं निकम्मों की तरह बस खुद को कोस रहा था। संगत जी, ये बहुत ही कम लाइन्स हैं मैं अपने पास्ट की बातें आपके आगे रख रहा हूँ। संगत जी, अब चलिए हम वापिस मेरी आज की शुक्राना सत्संग पर आते हैं। भैया ने मेरी तरफ देखा और बोले, अजय तू सत्संग सुनने जाया कर गुरु जी के। अब भैया ने मुझे इतनी लाइन कही ही थी कि मेरे मन में आ गया, किसी भी बाबा के पास नहीं जाऊंगा और कभी नहीं जाऊंगा, और वो भी स्पेशल सत्संग सुनने। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इन दिनों मैंने ये सोचा कि ना जाने मैंने ऐसे कैसे कर्म किए हैं जो मैं आज अपनी लाइफ में के इस मोड़ पर खड़ा हूँ। मैं सोचने लगा कि कैसे मैं अपने लिए बुरे कर्म को काट सकूं या फिर बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल सकूं। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से भी, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं कैसे अपने फादर की हेल्प करूं, कैसे अपनी फैमिली की हेल्प करूं। संगत जी, पर ये तो लाइफ है और इसे तो यूं ही चलते जाना है। अप्स एंड डाउन दोनों ही लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। संगत जी, फिर अब भैया ने मुझे इतनी लाइन कही तो मेरे मन में आ गया कि मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा। इन दिनों मैंने ये सोचा था कि ना जाने मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है। संगत जी, फिर भैया भाभी और मेरी सिस्टर की बातें आगे बढ़ी। तब भाभी ने बोला कि गुरुजी कहते हैं सारा दिन सत्संग सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को पता है इंसान आज के वक्त में बोर हो जाता है। दिन में बस एक बार सत्संग सुन लो, गुरुजी इतने में ही बहुत ब्लेस कर देते हैं। मुझे अब ये बात भी ठीक लग गई भाभी की कि चलो फोन पर सत्संग तो मैं सुन ही लूंगा। भैया भाभी ने सत्संग शेयर किया मुझे। अब सारे के सारे वीडियो 1 आवर से भी ज़्यादा किए थे और आपको तो अब पता ही चल गया मेरे मेरा कि मैं बोर हो जाता हूँ। तो मैं लगातार 1-2 वीक तक सत्संग इग्नोर किए। पर एक काम था जो मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया। इंस्टा पर और यूट्यूब पर गुरुजी का पेज लाइक कर दिया था। संगत जी, इंस्टा पर गुरुजी के मैसेज आने लगे
और सबसे पहला मैसेज कि बड़े मंदिर आ जाओ। ये मैसेज एक बार नहीं, हर रोज आ रहे थे। मैसेज में लिखा होता था कि तेरे बुरे कर्म ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ हैं, बड़े मंदिर आ जा। ਹੁਣ ਤੇ तेरी लाइफ ਨੂੰ ट्रैक ਤੇ लेके आऊंगा। एक बार बड़े मंदिर आ जाओ, तेनू ब्लेस करना है, बड़े मंदिर आ जाओ। मतलब कि वो सब कुछ गुरु जी की पोस्ट पर लिखा आ रहा था, जो कि मैं अपने लिए चाहता हूँ। और मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। संगत जी, ये मुझे लगातार 10 दिन तक आते रहे। मेरे मन में आया कि अगर ये पोस्ट मैंने मेरे लिए है तो मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। पर संगत जी, मेरे पास बड़े मंदिर जाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने भाभी को कॉल कर बताया कि मुझे ऐसे ऐसे गुरु जी के पास से मैसेज आ रहे हैं। भाभी मुझे बोलती है, अजय तू बहुत लकी है, तुझे सीधा डायरेक्ट कॉल आई है, गुरु जी बुला रहे हैं, तुझे जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर में मुझे भाभी बताती हैं कि हम लोग कुछ दिन में बड़े मंदिर जा रहे हैं, चल हमारे साथ। अब संगत जी, मैं फिर से हैरान कि मैं तो नॉर्मली भाभी को कॉल किया था और उन्होंने बड़े मंदिर जाने का रास्ता भी बता दिया। संगत जी, ये मेरे लिए चमत्कार था, जो सोचो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। अब संगत जी, मैं इससे प्रॉब्लम में आ गया। जैसे कि मैं आपको बताया कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं जाने के लिए। बस में पर पर्सन 1200 का टिकट प्राइस था विद मील। पापा के साथ मैं पैसे नहीं मांगता था, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया। उस बेचारी के पास सिर्फ 900 रुपए थे। उसने भी मैं सोचने वो सारे पैसे मुझे दे दिए। उसने कुछ नहीं सोचा। संगत जी, उन पैसों को जब मैं अपने हाथों में पकड़ा तो एक पल के लिए मैं ऐसा हो गया कि अपने को कहीं ले जाकर मार दूं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। संगत जी, मेरी वाइफ ने अपनी सारी इच्छाओं को एक तरह से मार दिया था। मेरी हालत को देखकर वो बाजार जाती, सामान देखती रहती, पर मैं उसे कभी भी उसकी मनचाही इच्छा का सामान नहीं दिला सकता। मुझे इसका भी बहुत अफसोस होता है और आज भी मैं अपने आप को बहुत कोसता हूँ। संगत जी, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस हद तक निकम्मा इंसान बन चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे बहला बहला रहने का शौक है या फिर आदत है या पापा के सर पर ही जीना है। नहीं संगत जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उस लेवल की मेहनत की है, कोई सोच नहीं सकता। एक एक पर्सन को मिलने के लिए लुधियाना से दिल्ली चला जाता था, अकेले अपनी एक्टिवा से। लुधियाना से चंडीगढ़, पंचकुला, पठानकोट से ही जाता था, अकेले बिना अपलाइन के। दिन रात एक कर देता था और बहुत मेहनत करता था। आज मुझे गुस्सा खुद पर ही इसलिए आता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं बना सका उस काम में। अब संगत जी, मैं भाभी को कॉल किया कि मेरे पास तो सिर्फ 900 रुपए हैं और मैं बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ। तो भाभी आगे किसी आंटी को कॉल मेरी सीट बुक करवा देती है। अब संगत जी, वो दिन आ गया था जब मैं गुरुजी से मिलने बड़े मंदिर जा रहा था। संगत जी, इन दिनों मैं हंसना बिल्कुल भूल गया था, बस अपने में ही होकर खोया रहता था। संगत जी, मैं अपने आप में ही खो जाता था। बस चल पड़ती है और मैं बस की एक किनारे सीट पर बैठा यही सोच रहा था कि कैसे मैं अपने परिवार के सपने पूरे करूं। और संगत जी, मैं 24 आवर्स बस यही सोचता रहता।
कि मैं से कम अभी इस लायक तो बन सकूं कि अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। मैं इन्हीं विचारों में दोबारा डूबा हुआ था। बस रुकती है और हम सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बस से नीचे उतरे। मैं बस में भाभी और उनकी बेटी के अलावा किसी को नहीं जानता था, तो मैंने चुपचाप खाना खाया और बस में जाकर बैठ गया। कुछ घंटों के बाद बस दिल्ली में एंटर हो गई और हम छत्रपुर पहुंचने वाले थे। जैसे जैसे मंजिल नजदीक आ रही थी, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। ना ही एक्साइटमेंट थी और ना ही किसी तरह की खुशी। बस श्रद्धा साधारण तरीके से इंतजार करता रहा कि कब मंदिर आएगा। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ, बस में सब संगत जी गुरु जी का शुक्राना करने लगे। मैं समझ गया कि मंदिर आ गया। रोड पर कुछ लोग थे जो बस को रास्ता दिखा रहे थे कि इस तरह से बस को अंदर ले जाओ। बस उस रोड पर लेफ्ट टर्न करते हैं और थोड़ी आगे जाके रुक जाती है। बस में से नीचे उतरता हूँ तो देखता हूँ कितना बड़ा शिवलिंग। संगत जी, मैं इतना बड़ा शिवलिंग मैंने पहली बार देखा। वो बड़े मंदिर की मेन एंट्रेंस थी। वहां पर वातावरण बहुत शांत था। मैं उसे महसूस कर पा रहा था। सब कुछ तरीके से हो रहा था। लोग एक तरफ से अंदर जा रहे थे और दूसरी तरफ से बाहर आ रहे थे। वहां की मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से सबको दर्शन करवा रही थी। मंडे का दिन था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं भीड़ में चल रहा हूँ। सब कुछ स्मूथली हो रहा था। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। लाइन में लगकर मैंने थोड़ा आगे गया। वहाँ चप्पल उतारने की जगह और फ्रेश होने की जगह थी। बहुत सफाई, बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर था। अब मैं हाथ मुंह धोकर भाभी के साथ में एंट्रेंस वाली लाइन में लग गया और न जाने कब मंदिर में गेट पर गया। जैसे ही अंदर गया, वहां पर भगवान शिव के भजन चल रहे थे। भाभी ने मुझे गणेश जी की मूर्ति दिखाई। वो मूर्त बहुत खूबसूरत थी। फिर भाभी ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ गुरुजी ने समाधि ली। गुरुजी यहीं पर है। मैं वो स्थान बहुत ध्यान से देख रहा था कि थोड़ी सी आगे जाकर गुरुजी का झूला आ गया, जहाँ गुरुजी शाम के समय बैठा करते थे। मैंने अपने दिमाग में अपनी ही एक दुनिया बना ली थी। जैसे जहां जहां मैं देख सकता था कि गुरुजी शाम को यहाँ कैसे बैठते होंगे। फिर मैं जैसे ही उनकी समाधि वाली जगह के नजदीक जाने लगा, वहां जो शिव भजन चल रहे थे और न जाने क्यों और कैसे मैं रोने लगा। मैं नहीं जानता था कि मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे। मेरा मन बहुत भर गया था और खूब रोना चाहता था। मैंने भाभी के पीछे था और मैंने भाभी को बताया कि मुझे रोना आ रहा है और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो भाभी और उनकी बेटी मुझे देख के कहती हैं, तो जुड़ गया है इस जगह से। मैं गुरुजी की समाधि के स्थान पर पहुंचा और बहुत ही अच्छे सच्चे मन से उस समाधि को देखता रहा। थोड़ा आगे बढ़ने पर सीढ़ियां चढ़ी और आगे चले गए। वह मंदिर के अंदर आने पर मैं क्या देखता हूँ, भगवान शिव की बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत चांदी जैसी दिखने वाली मूर्त। वो जगह महल से कम नहीं थी। गुरुजी बहुत बड़ा स्वरूप। मेरे मन तो बहुत कर रहा था वहीं बैठ जाऊं। कुछ पल के लिए मेरा मन शांत हो गया था।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर वहाँ की मैनेजमेंट में बाकी सभी संगत को दर्शन करवाने थे, तो हमें आगे जाने को बोल दिया। पर मैं वहाँ भगवान शिव की मूरत को बस एक तक निहारता रहा, मानो जैसे वो सच में बैठे हैं वहां पर। मैंने भगवान शिव जी की हाथ जोड़कर नमन किया और बहुत सारा प्यार करते हुए आगे चला गया। वहां पर गुरु जी का येलो कलर का चोला रखा हुआ था। वो बहुत बड़ा चोला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी ने अभी फ्रेश होकर बाहर आएंगे और अपने इस येलो चोले को पहनकर मेरे सामने आकर बैठ जाएंगे। ये सब मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, जिसे मैं नहीं जानता कि कैसे बताऊं आप सबको। थोड़ा और आगे जाने के बाद लंगर प्रसाद मिल रहा था। मैंने लंगर प्रसाद खाया। बहुत ही स्वाद था। हलवा और साथ में टोस्ट और टी थी। संगत जी, अक्सर अक्सर खाना खाते वक्त मेरे गले की फूड पाइप में अक्सर खाना फंस जाता है। जैसे पानी पीने पर भी वो मेरे पेट में नहीं जाता और मेरी बॉडी मेरा मुंह में से बहुत ही गंदे तरीके से उसे बाहर निकालती है, जो मैं मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। अब मैं यही सोच रहा था कि ये टोस्ट कहीं मेरे गले में फंस न जाए, पर संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ही आराम से सारा लंगर प्रसाद फिनिश कर गया। वहां से बाहर निकलते वक्त मुझे पानी की बोतल मिली। सबको ही एक एक बोतल मिल रही थी, पर मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की और मुझे 2 बॉटल्स मिल गई। संगत जी, मेरे लिए ये मेरी लाइफ की ही खूबसूरत दर्शन थे। अब हम मंदिर से बाहर आ गए और बस की तरफ जाने लगे। तभी एक आंटी कहती है, गुरु जी का स्वरूप मिल रहा है, जाकर ले लो। संगत जी, मेरा तो पहले से क्लियर था कि मैं गुरु जी का स्वरूप नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे घर पर कोई गुरु जी को नहीं मानता और जानता नहीं है। तो कहीं वो गुरु जी के स्वरूप को कहीं रख ना दें, या फिर रखने ही ना दें। तो सब के कहने पर मैंने पहले स्वरूप लेने वाली लाइन में लग गया। मेरी बारी भी आ गई, पर मैंने स्वरूप लिया नहीं और वापिस आ गया। बस के पास आने के बाद जब सभी बस के अंदर बैठने लगे, तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन किया कि मुझे भी स्वरूप लेना चाहिए। मैं भाग कर गया, फिर से लाइन में लग गया और मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। उसमें गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना हुआ था, जिसे मैं दीवार पर टंगा हुआ देखा था। मैं गुरुजी के स्वरूप को हग किया और बस में बैठ गया। बस चल पड़ी। मैं बड़े मंदिर को बाहर से हाथ जोड़कर बाय की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस में बैठकर मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देख रहा था और बड़े मंदिर में जो देखा उसी के बारे में सोच रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। मुझे अच्छा लग रहा था, पर मैं अभी भी मायूस था। यही सोच के मैं अब बड़े मंदिर भी आ गया। अब क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा सब कुछ, ठीक होगा, कैसे होगा सब कुछ। पूरे सफ़र में यही सोचता रहा मैं, और बस अभी वहीं आ गई थी जहाँ से चली थी। मैंने एक्टिवा उठाई, सबको जय गुरुजी बोला और घर गया। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ, गुरुजी का शुक्राना किया, ऊपर वाले का धन्यवाद किया, गुरुजी के स्वरूप को अलमारी में रख दिया मेरे सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर मैं सो गया। सफ़र करके थक गया था,
अब मुझे कहाँ कुछ मालूम था गुरुजी अब बहुत कुछ करने वाले हैं। कुछ दिन बाद मैं फ़ोन में एफबी चला रहा था। एफबी पर मुझे एक पोस्ट नज़र आता है। पोस्ट जॉब से रिलेटेड था। मैं उस पेज को लाइक किया और तभी बहुत से लुधियाना जॉब्स करके पेजेस शो हो गए। मैंने सभी पेजेस चेक किए। जितने भी लोकल एरिया की जॉब्स थी सब नोट कर ली। उनके पोस्ट पर उन्हीं का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ था। मैंने सबको व्हाट्सएप कर दिया। थोड़ी देर बाद सबके रिप्लाई आने लगे। मैं सब मेरा रिज्यूम मांग रहे थे। संगत जी, अब मेरे पास रिज्यूम बनवाने तक के पैसे नहीं थे, पर कुछ ना कुछ करके मैं अपना सीवी बनवाया और सभी को सेंड कर दिया। कुछ दिन बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही किसी का कॉल आया। इन दिनों मैंने गुरुजी के फ्रेंड की वीडियो देखी। उन्होंने सब कुछ बताया। उनका गुरुजी बचपन का साथ उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने समाधि लेने के वक्त की स्टोरी। मुझे आज भी याद है जब वीडियो में बताई बात कैसे गुरुजी ने अपने फ्रेंड को भगवान शिव के रूप के दर्शन दिए। वीडियो के लास्ट में उनके डेड फोन पर आ गई वो कॉल जिसका इंतज़ार था। इंसान आज भी कर रहे हैं। मैं सच में महसूस कर पा रहा था उनकी कही हुई हर बात। संगत जी, कई साल बीत गए, मुझे नहीं याद कि मैं कब चैन से सोया हुआ होऊंगा रात को। सारी रात करवटें लेना, नींद कभी पूरी नहीं हुई। सारी रात बेड पर कभी लेफ्ट तो कभी राइट, बस ऐसे ही सारी रात निकल जाती थी। मुझे अभी भी याद है जब सारी रात मेरी बॉडी टाइट हो गई थी और मैं आंखें मेरी बंद थी। मैं नहीं जानता मुझे क्या हो रहा था और तभी मुझे गुरुजी दिखते हैं। गुरुजी का फेस मुझे अभी भी याद है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ रखा है मुझे। गुरुजी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से में देखा। गुरुजी की आंखें बड़ी हो गई। उनके फेस का वो गुस्सा शायद उसके लिए था जिसने मुझे पकड़ रखा होगा। मैं नहीं जानता कि ये क्या था, पर ये गुरुजी ने मेरी लाइफ में सबसे पहला ड्रीम दर्शन दिया था। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जय गुरुजी। अब मैं तो गुरुजी की फोटो में उनको हमेशा स्माइल करते हुए ही देखता था। संगत जी, सुबह जब मैं उठा मुझे गुरुजी ने यह ड्रीम दर्शन अच्छे से याद थे। मैं उनको हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू गुरुजी। इन दिनों मुझे मेरी फ्रेंड ने एक फैक्ट्री में जॉब दिलाई थी। वहाँ मुझे पहले थोड़ा बोला गया कि मैं अच्छे से काम सीख कर कंप्यूटर पर काम करूँगा, पर मुझे उल्टा वहाँ पर लेबर बना दिया। मैं वहाँ पर बहुत ही भारी भारी पेटियाँ उठाया करता, एक जगह से दूसरी जगह पर रखता। मुझे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचता तो काम करने लग जाता। अब संगत जी, मुझे बैक पेन होता है 2015 में। मुझे हॉकी का मैच खेलते वक्त कमर में चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं भारी काम नहीं कर सकता था, ना ही साइकिल चला सकता था, ना ही भाग सकता था। इसी वजह से मैं ज़्यादा भार नहीं उठा सकता था। वक्त पर मैं अब डर में काम करने लगा। मैं जानता था कि अगर मैं यह काम कंटिन्यू नहीं करूँगा तो मेरी बॉडी बेड पर आ जाएगी, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद मेरे उसी फ्रेंड ने मुझे एक और जॉब लगवाया। वहाँ पर दिन में कार साफ करना, फिर तो ऑफिस की डस्टिंग करना और फिर ओनर के बेटे की कार का ड्राइवर बनना था। फिर ऑफिस में काम करता, फिर मार्केटिंग करने जाता,
और फिर वापस आकर ऑफिस में काम करता। मुझे यह काम करने में कोई शर्म नहीं आ रही थी, पर एक दिन मेरे साथ जो लड़का था उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ था जॉब करते हुए। वो भी समय सामने सेम यही काम करता था जो मैं करता हूँ। उसने ऐसे ही बातों बातों में मेरी सैलरी पूछी। उसको बताया कि मुझे मुझे 12 के दे रहे हैं। तो उसने बताया कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, जबकि सारे काम हम सेम कर रहे थे। हमारी स्टडी भी सेम थी। मुझे उनकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने वो काम भी छोड़ दिया। संगत जी, आप सबको लगता होगा कि मैं वेला रहना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत मेहनती हूँ और बहुत मेहनत भी करता हूँ। बस ज़रूरत है सही काम की। तो ऐसे ही कुछ दिन में मुझे एफबी वाले पोस्ट वाली जॉब का कॉल आता है। मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। मेरे टोटल 2 इंटरव्यू होते हैं। पहला इंटरव्यू एचआर मैडम लेती है और सेकंड वाला फोर्थ पर्सन के बीच में, जो कि पूरे 45 मिनट तक चला। उन्होंने मुझे बहुत से सवाल पूछे जिनका मैंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। उनको मेरा इंटरव्यू ही बेस्ट लगा। मैं सिलेक्ट हो गया। अब मुझे लगा कि हाँ, मैं अब यही काम कर सकता हूँ। संगत जी, आप मेरी हालत का अंदाज़ा ये सोचकर भी लगा सकते हो कि मेरे पास कपड़े तक नहीं थे जॉब पर पहनने के लिए। मैं इस हद तक बर्बाद हो चुका था। हमारे यहाँ पर संडे वाले दिन बाजार लगता है, जहाँ पर मैं 100 रुपये वाली शर्ट और 100 रुपये वाली फॉर्मल पैंट बाई की। और पूरा मंथ मैंने डेली यही पैंट शर्ट पहनकर यहाँ पर जॉब की। डेली घर आता, ड्रेस वॉश करता, सेम डे प्रेस करता, इसी एक ड्रेस को पहनकर ऑफिस जाता। संगत जी, ये जॉब मैं अब भी कर रहा हूँ। संगत जी, मुझे यहाँ पर 6 मंथ हो गए हैं। मैं यहाँ पर दिन रात एक कर दिए हैं। खूब मेहनत कर रहा हूँ। यह सब गुरु जी ने किया है मेरे लिए। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बड़े मंदिर से वापस आने के बाद गुरु जी का स्वरूप अलमारी में रख दिया था। तो एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर आता है कि मेरे स्वरूप को अलमारी से बाहर निकाल दो। संगत जी, अब मैं हैरान। मैंने उसी वक्त गुरु जी का स्वरूप अलमारी से निकाला और गुरु जी मैं बड़े मंदिर में काली माता जी की तस्वीर के पीछे रख दिया। मैं गुरुजी से विनती की कि गुरुजी, आपका स्वरूप यहाँ पर रख रहा हूँ। प्लीज़ मेरी फैमिली को मना लो कि वो आपका स्वरूप में यहाँ पर रखने के लिए राज़ी हो जाए। संगत जी, मैं अगले दिन क्या देखता हूँ कि मेरे पापा ने गुरुजी के स्वरूप को प्रॉपर माता की तस्वीर के साथ रख दिया है। अब मेरे गुरुजी को घर में, मंदिर में प्रॉपर स्थान मिल गया था। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरे साईं, आपका कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू सो मच। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी सैलरी वाला दिन आ गया। मैं अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाया। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, क्योंकि ये सब गुरुजी की ही देन है। और कुछ रुपीस पापा को दिए, कुछ रुपीस अपनी वाइफ को दिए। बाकी जिन जिन के मैंने रुपीस देने हैं वो मैंने सब किश्तों में रूप रूप किश्तों के रूप में मैंने उतार रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे फिर से ड्रीम में दर्शन दिए। मुझे आज भी याद है गुरुजी, संगत जी, मैं कंबल रात मैं कंबल बांट रहे थे। मैं दूर से उनको देख रहा था। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। मैं उनके पास गया, वो मुझे भी कंबल देने लगे। जैसे ही उन्होंने मुझे कंबल दिया, उनका लगा हुआ कंबल अच्छा नहीं है
और कंबल की दरी के नीचे से बढ़िया वाला कंबल निकाल कर मुझे दिया। संगत जी, ये सर्दियाँ शुरू होने से पहले का ड्रीम दर्शन है। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे दूसरी बार ड्रीम में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। अब जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं अपने बाहर वाले रूम में बैठा था। मेरी वाइफ और बेटा नहा कर रेडी हो रहे थे तो मुझे अजीब सी बहुत सुंदर खुशबू महसूस हुई। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि आपने परफ्यूम लगाया है? वो बोली हाँ जी लगाया है। तो मुझे लगा कि ये परफ्यूम की खुशबू है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुलाब की सुगंध इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि मैं कुछ समझ में नहीं पाया। वो एहसास बहुत अजीब था, मानो जैसे गुरुजी मेरे पास हैं, मेरे सर पर हाथ रखे हैं। मैं कुछ भी नहीं पा रहा था ये कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तकरीबन 1 घंटे बाद सब समझ में आ गया कि गुरुजी ही थे जो हमें ब्लेस करने आए थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास गया और दिल से उनको शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मैं अपने सच्चे मन से गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ और करता रहूँगा। अपना आशीर्वाद पूरे संसार पर बनाए रखें प्रभु। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं गुरुजी के आगे मैंने अरदास लगाई है। जैसे ही गुरुजी मेरी अरदास को मंजूर कर देंगे मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी ही लिखूंगा। गुरुजी का लाडला बेटा अजय कुमार अडिवाल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप कर